वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी ट्रायंगल में। आज हम लोग क्लास 11 के इंग्लिश कोर का सेट 1 देखने वाले हैं, जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा जारी किया गया है। इस सेट में 40 MCQ यानी 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं। हम लोग सभी क्वेश्चन का हिंदी में विस्तार पूर्वक विश्लेषण करेंगे और सभी प्रश्न का उत्तर हम लोग देखेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, आपको पता है कि झारखंड बोर्ड ने जो अंग्रेज़ी के लिए सेट जारी किया है उसमें 40 क्वेश्चन हैं। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स दिया जाएगा और जो पहला क्वेश्चन होगा उसके लिए आपको सबसे पहले अनसीन पैसेज दिया जाएगा। उस पैसेज को आपको पढ़ना है, उसका मतलब समझना है और उससे रिलेटेड प्रश्न बनाने हैं। अगर आप उस पैसेज को ढंग से नहीं भी समझ पाएंगे तो ऑब्जेक्टिव बनाना बहुत आसान होता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपको डायरेक्ट पैसेज से मिल जाएगा, तो इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी हम लोग इस सेट का हम लोग क्या करते हैं कि पैसेज जो दिया गया है उसका विस्तार पूर्वक उसको हिंदी भी समझ लेते हैं, अब फिर उसका उत्तर देंगे। आपको जो एग्ज़ाम में पैसेज आएगा वो ये पैसेज नहीं होगा, वो एक अनसीन पैसेज होगा जो आप पहली बार वहाँ पे देखिएगा। फिर भी चलिए पैसेज को हम लोग देखते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। एट द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म होने के बाद जापान वाज डिफीटेड, जापान हार चुका था। हर इकोनॉमी वाज इन र्यून्स, उसकी जो इकोनॉमी थी, अर्थव्यवस्था थी, वह पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। विद अ लार्ज प्रपोर्शन ऑफ आर फैक्ट्रीज, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रपोर्शन बर्बाद होने का किसका था? फैक्ट्री का था, कारखानों का। एंड अ क्वार्टर ऑफ आर हाउसिंग, और उसके 1/4 जो घर थे जापान में, डिस्ट्रॉयड बाय बॉम्बिंग, वह बम के कारण डिस्ट्रॉयड हो चुके थे, बर्बाद हो चुके थे। आपको पता है कि अमेरिका ने क्या किया था? हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 परमाणु बम गिराया था, जिसके कारण जापान का जो हिरोशिमा और नागासाकी शहर है वो पूरी तरह से क्या हो चुका था? बर्बाद हो चुका था। उसी के बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया है। देखिए, अंटिल 1952 1952 ईस्वी तक सी वॉज ऑक्यूपाइड बाय एलाइड ट्रूप्स। क्या था कि वह 1952 ईस्वी तक, देखिए एलाइड का मतलब होता है मित्र राष्ट्र। एलाइड का मतलब क्या है हमारा? मित्र राष्ट्र। और ट्रूप्स का मतलब होता है सैन्य दल। मित्र राष्ट्र के जो सैन्य दल थे, सेना थे, उसके 1952 ईस्वी तक उसकी सेना के द्वारा क्या था? ये ऑक्यूपाइड था। इसका मतलब कह सकते हैं कि उसके अधिकार क्षेत्र में था। मोस्टली अमेरिकन, ज़्यादातर इसमें कौन थे? अमेरिकन। अंडर द कमांड ऑफ जनरल मैक अर्थर, अमेरिका के जो सैन्य दल थे वो किसके कमांड में थे? जनरल माक अर्थर के कमांड में थे। और उसकी सेना कह सकते हैं जापान को पूरी तरह से घेर के रखी हुई थी, ऑक्यूपाइड करके रखी हुई थी। फॉर द फर्स्ट 3 years ऑफ द अमेरिकन एम्ड एट मेकिंग श्योर दैट जापान कुड नॉट नेवर स्टार्ट अ वार। बोल रहा कि शुरुआत के 3 सालों में अमेरिका ने ये श्योर किया, उसने ये लक्ष्य रखा कि जापान किसी भी तरह से युद्ध को स्टार्ट नहीं कर पाए। सी वॉज फॉरबिडन फ्रॉम हैविंग आर्म्ड फोर्सेज, जापान को क्या कर दिया गया? प्रतिबद्ध कर दिया गया कि आप सैन्य दल नहीं रख सकते हैं। एंड वॉज गिवन आ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, और उसको एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया, एक ऐसा डेमोक्रेटिक संविधान दिया गया। अमेरिकन डिड नॉट दिस स्टेज सीम कंसर्न अबाउट रिस्टोरिंग द जापानीज इकोनॉमी। बोल रहा कि अमेरिकन उस समय तक इस बात के बारे में सोचे भी नहीं थे कि जापान की अर्थव्यवस्था को सुधारा जाए या रिस्टोर किया जाए, वापस से उसको क्या किया जाए? सुधारने का प्रयास किया जाए। बट ड्यूरिंग 1948, लेकिन कह रहा है कि 1948 ईस्वी के दौरान अमेरिकन एटीट्यूड ग्रेजुअली चेंज्ड एट द कोल्ड वार डेवलप। जैसे जैसे शीत युद्ध बढ़ने लगा 1948 ईस्वी के दौरान, तो अमेरिका का एटीट्यूड जो था, अमेरिका का जो कह सकते हैं बिहेवियर था, वो धीरे धीरे चेंज होने लगा। अमेरिका शुरू में क्या चाहा कि जापान की इकोनॉमी पे कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा, इस बारे में वो सोचा भी नहीं। लेकिन 1948 ईस्वी के बाद उसका कह सकते हैं व्यवहार थोड़ा बदलने लगा था। यूरोप एंड
क्योमिंटेंग क्रम्बल्ड इन चाइना। देखिए यूरोप एंड क्योमिंटेंग, यूरोप जानते हैं, क्योमिंटेंग क्या था, क्रम्बल्ड इन चाइना। क्योमिंटेंग एक प्रकार का कह सकते हैं पॉलिटिकल पार्टी थी चाइना की, जो ऑफिशियली रूलिंग पार्टी है ताइवान की अभी, तो वो जो है सो, और यूरोप क्या बोल रहे, क्रम्बल्ड इन चाइना, चाइना में क्या हो चुके थे, क्रम्बल्ड हो रहे थे। क्रम्बल्ड का मतलब होता है कमज़ोर होना, टुकड़े टुकड़े होने लगना, ये क्रम्बल्ड का मीनिंग होता है, कमज़ोर होने लगे। दे फेल्ट अ स्ट्रॉन्ग नीड फॉर एन एलाई इन साउथ ईस्ट एशिया। क्या हुआ, दे फेल्ट अ स्ट्रॉन्ग नीड, हुआ है उसको लगने लगा बहुत ज़्यादा उसको ज़रूरत होने लगी, एन एलाई इन साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया में कह सकते हैं कि एक प्रकार के संगठन का जो है दोस्ती का उसको ज़रूरत पड़ने लगा। बिगेन टू इनकरेज जैपनीज इकोनॉमी रिकवरी, और वो क्या शुरुआत किए, जापान के इकोनॉमी को रिकवर करने का शुरुआत करने लगे। फ्रॉम 1950 1950 ईस्वी से, इसको ध्यान रखिएगा, 1950 ईस्वी से इंडस्ट्री डेवलप्ड रैपिडली एंड बाय 1953 प्रोडक्शन हैड रीच्ड एट अ हाई लेवल। क्या हो रहा है जापान में 1950 ईस्वी के बाद क्या हुआ कि इंडस्ट्री रैपिडली डेवलप होने लगी। रैपिडली मतलब तेज़ी गति से जो है सो कल कारखानों को डेवलप किया गया, एंड बाय, और धीरे धीरे 1953 ईस्वी तक प्रोडक्शन हैड रीच्ड एट हाई लेवल, उत्पादन जो था, प्रोडक्शन जो था, वो अपने हाई लेवल तक पहुंच चुका था। अमेरिकन ऑक्यूपाइंग फोर्सेज वर विड्रॉन इन अप्रैल 1952। 1952 ईस्वी में अमेरिका के जो सेना थी, जो जापान को कह सकते हैं ऑक्यूपाई करके रखी हुई थी, उसे वापस बुला लिया गया। कब बुला लिया गया, 1952 ईस्वी में सैनिकों को वापस बुला लिया गया। दाउ सम ट्रूप्स रिमेंड फॉर डिफेंस पर्पस, लेकिन कुछ ट्रूप्स को, कुछ सैन्य दल को वहाँ पे रखा गया, सिर्फ किस पर्पस से, डिफेंस की पर्पस से, मतलब सुरक्षा के दृष्टिकोण से कुछ सेना को वहीं रहने दिया गया। कहाँ, जापान में। किसकी सेना, अमेरिका की सेना। जापान्स रैपिड रिकवरी वाज पॉसिबल बिकॉज अमेरिकन हैव गेव देम वाइटल हेल्प। बोल रहा कि जापान जो है सो बहुत तेज़ी गति से रिकवर हुआ, वापस से जो है सो अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने लगा तेज़ी गति से। क्यों, क्योंकि अमेरिका उसे वाइटल हेल्प दे रहा था। वाइटल हेल्प का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मदद देना, महत्वपूर्ण रूप से मदद देना, ठीक है। जापानीज गुड्स, जापान के जो सामान थे, वर अलाउड इनटू अमेरिकन मार्केट, उसे अमेरिकन बाज़ारों में जो है सो अलाउ कर दिया गया कि यहाँ आप बेच सकते हैं। ऑन फेवरेबल टर्म्स, कुछ कह सकते हैं शर्त के माध्यम से, कुछ शर्त रखा गया और उस शर्त के माध्यम से कह दिया गया कि ठीक है आप लोग अमेरिका के मार्केट में सामान को बेच सकते हैं। एंड द यूएसए यानी अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, सप्लाइड एड एंड इक्विपमेंट्स, जापान को क्या सप्लाई किया, एड एंड इक्विपमेंट्स, मतलब मदद दिया गया, उपकरण दिए गए, हथियार दिए गए अमेरिका के द्वारा, किसको, जापान को। एंड इकोनॉमिकली हेल्थ जापान मींट अ बफर अगेंस्ट कम्युनिज्म इन साउथ ईस्ट एशिया। क्या बोल रहा है कि धीरे धीरे उसकी इकोनॉमिकली जो है सो हेल्थ, जापान मींट अ बफर अगेंस्ट कम्युनिज्म, साम्यवाद के खिलाफ वे लोग क्या हुए, धीरे धीरे खड़े हुए, और साउथ ईस्ट एशिया में वे लोग अच्छे तरीके से डेवलप करने लगा था। कौन, जापान। देखिए क्या है, द कोरियन वार ब्राउट, फिर क्या आया, कोरियन वार आया, कोरिया में युद्ध हुआ। ऑर्डर्स फॉर मिलिट्री इक्विपमेंट एंड सप्लाई, जब कोरिया में युद्ध हुआ तो वहाँ पर क्या ज़रूरत पड़ा मिलिट्री इक्विपमेंट का, हथियार की ज़रूरत पड़ी, एंड सप्लाई, उसका सप्लाई जो है सो करने की ज़रूरत पड़ी। एंड अमेरिकन फर्म्स, अमेरिका की जो कंपनियां थी, बिगेन टू कॉपरेट विद द जापानीज, वो जापानीज के साथ क्या किए, कॉपरेट किए, मतलब संबंध बनाए ताकि दोनों मिल करके हथियार वगैरह को अच्छे से बना सके, और जो कोरिया में वार चल रहा है वहाँ तक हथियार के सप्लाई को दे सके। ऑन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज़, नई नई फैक्ट्रियाँ को लगाने में अमेरिका और जापान एक दूसरे के साथ मिल कर के आए। द अलायंस विद द यूएसए, अलायंस का मतलब होता है गठबंधन बनाना, समझौता बनाना, दोस्ती करना, मिल करके काम करना, ठीक है। तो क्या बोला, द अलायंस विद द यूएसए, यूएसए के साथ मिल करके प्रोटेक्टेड जापान, जापान को प्रोटेक्ट किया गया, जापान का कह सकते हैं सुरक्षा किया गया। शी वॉज एबल टू इन्वेस्ट मनी इन इंडस्ट्रीज इंस्टीड ऑफ डिफेंस,
जब अमेरिका ने जापान को मदद किया तो जापान ने क्या किया, अब जो उसका इन्वेस्टमेंट था उसने पहले वो क्या था, डिफेंस में इन्वेस्ट करता था, सुरक्षा में इन्वेस्ट करता था, लेकिन अब सुरक्षा उसे अमेरिका की तरफ से मिल रहा था, तो उसने पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट कहाँ किया, इंडस्ट्री में इन्वेस्ट किया। और यह उसका कह सकते हैं कि फेवरेट एरिया भी है जापान का, इंडस्ट्री, वहाँ पे इन्वेस्ट करना जापान ज़्यादा चाहते हैं। जापान फार्मर, जापान के जो किसान थे, बेनिफिटेड बाय द रिफॉर्म्स, वापस रिफॉर्म होने के कारण, सुधार होने के कारण उन्हें बेनिफिट होने लगा किसानों को। कैरिड आउट बाय द अमेरिकन, जो सुधार किसके द्वारा लाया गया, अमेरिका के द्वारा लाया गया। सी अल्सो हैड अ सीरीज ऑफ स्टेबल गवर्नमेंट, ये जापान में और भी क्या अच्छी बातें हुई कि वहाँ जो गवर्नमेंट आया, जो सरकार आई, वो भी स्टेबल सरकार आई, मतलब कह सकते हैं कि मजबूत सरकार आई जापान में। लगातार जो है सो सीरीज ऑफ, मतलब लगातार जो उसमें सरकार का गठन हुआ जापान में वो स्टेबल हुआ, मजबूत सरकार का हुआ। विच इम्प्लीमेंटेड द सजेस्टेड रिफॉर्म्स इफेक्टिवली, जिसने क्या किया, इम्प्लीमेंट किया, लागू किया सजेस्टेड रिफॉर्म्स, जो सुझाव आए, जो बदलाव आए, उसको कह सकते हैं इफेक्टिवली, कह सकते हैं इसका मतलब आप कह सकते हैं कि सफलतापूर्वक तरीके से सारे सिस्टम को लागू किया गया उस गवर्नमेंट के द्वारा। गिवन ऑल दिस एडवांटेज, ये सभी खूबियों के कारण, इट इज़ नॉट वेरी सरप्राइजिंग, ये बहुत ज़्यादा कह सकते हैं सरप्राइज की बात नहीं है, दैट जापान टुक्स जाइंट स्ट्राइड्स, जापान ने क्या किया कि एक तरह से कह सकते हैं जाइंट स्ट्राइड का मतलब होता है विशाल रूप से आगे बढ़ना। स्ट्राइड्स का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति कहीं जल्दी जाने की कोशिश करता है तो लंबे लंबे कदम रखता है, तो वही स्ट्राइड्स कहलाता है। कि बोल रहा है कि विशाल तरीके से बदलाव आया जो जापान में, ये बहुत बड़ी सरप्राइज़ की बात नहीं थी, क्योंकि इसके बहुत सारे एडवांटेज थे, बहुत सारी खूबियाँ जो है सो देखने को मिल रही थी, जिसके कारण जापान तेज़ी गति से आगे बढ़ा। इन हर इकोनॉमिक प्रोग्रेस, और उसका इकोनॉमिक क्या किया, प्रोग्रेस किया। तो ये था हमारा आज का पैसेज। एक एक करके हम लोग इसके प्रश्नों को देख लेते हैं कि इसका प्रश्न क्या क्या है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, अकबकाइए नहीं। देखिए, हाउ वाज जापान्स इंडस्ट्री डिस्ट्रॉयड, जापान की इंडस्ट्री कैसे डिस्ट्रॉय हुई, नेचुरल क्लैमिटी, बॉम्बिंग, फ्लड या एम्ड फोर्सेज, किसके कारण हुआ था, बॉम्बिंग के कारण, जहाँ जो बम गिराए गए उसी की वजह से डिस्ट्रॉय हुआ था। देखिए, विच कंट्री हैज़ गिवन सिक्योरिटी टू जापान, जापान को सिक्योरिटी किसने दिया, इंडिया, जापान, यूएसए या मार्क आर्थर, तो किसने दिया था, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, अमेरिका ने सिक्योरिटी दिया। फ्रॉम विच ईयर ग्रोथ डिड ऑफ इंडस्ट्री बिगिन इन जापान, जापान में किस साल से इंडस्ट्री का जो है ग्रोथ तेज़ी से होने लगा, तो होगा ऑप्शन ए 1950 ईस्वी के बाद से। ठीक है, चलिए। ब्रोकन इनटू पीसेस, टुकड़ों में तोड़ना, किसका मतलब होता है, डेवलप, बिल्ड, इम्प्रूव या क्रम्बल। देखिए, डेवलप का मतलब विकास करना, बिल्ड का मतलब बनाना, इम्प्रूव का मतलब सुधार करना, क्रम्बल्ड का मतलब होता है कमज़ोर करना, टुकड़े टुकड़े में तोड़ देना। सही उत्तर होगा क्रम्बल्ड। द अमेरिकन गेव जापान डैश हेल्प, मेगर हेल्प, नो हेल्प, वाइटल हेल्प या लेस, तो क्या होगा, वाइटल हेल्प। वाइटल हेल्प मतलब बहुत ज़्यादा मदद देना, अमेरिका ने जापान को बहुत अधिक मदद किया था। विच वॉज द फेवरेबल एरिया फॉर जापान फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से जापान का सबसे पसंदीदा एरिया क्या है, डिफेंस, इंडस्ट्री, सिक्योरिटी या फार्मिंग। सही उत्तर होगा इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहती है जापान। इन नोट मेकिंग वी अवॉइड, नोट मेकिंग में हम लोग क्या अवॉइड करते हैं, जब हम लोग नोट मेकिंग करते हैं, नोट लिखते हैं, तो हम लोग अवॉइड क्या करते हैं, किससे बचना चाहते हैं, लॉन्ग सेंटेंसेस, टाइटल, एब्रीविएशन या पॉइंट्स। सही उत्तर होगा लॉन्ग सेंटेंसेस, लंबे सेंटेंस से बचना चाहिए नोट मेकिंग बनाते समय। एब्रीविएशंस आर फ्रीली यूज्ड इन, एब्रीविएशन मतलब होता है संक्षिप्त रूप, छोटे से रूप में हम लोग सजा देते हैं। फ्रीली यूज्ड इन, एब्रीविएशन को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है किसमें, नोटिस राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोट मेकिंग या आर्टिकल। सही उत्तर होगा नोटिस राइटिंग। नोटिस राइटिंग जब करते हैं तो छोटे से चीज़ में हम लोग पूरी बात को समाहित करने की कोशिश करते हैं। समरी डज नॉट एक्सीड, समरी जब किसी भी हम लोग कहानी का समरी लिखते हैं तो हमारा समरी जो है सो ऑफ द लेंथ ऑफ द ओरिजिनल टेस्ट, ओरिजिनल जो टेस्ट है, जो ओरिजिनल कहानी है उसकी लेंथ से हमारा जो समरी होगा वो कितना होना चाहिए, 1/2 उसका आधा होना चाहिए, 1/3 उसका 1/3, 1/4 या 1/5।
सही उत्तर होगा 1/3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए 100 वर्ड का कोई कहानी है तो उसका अगर हम समरी लिखेंगे तो 33 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। द समरी कंटेंस, समरी में क्या होता है? जब हम लोग समरी किसी कहानी का लिखते हैं, सारांश लिखते हैं, तो उसमें क्या होता है? मेन आइडिया, ग्लोसरी, डेट या फॉर्मेट? सही उत्तर होगा मेन आइडिया। हम लोग समरी में सिर्फ मुख्य मुख्य बातों को ही लिखते हैं। फिल इन द ब्लैंक यूजिंग एप्रोप्रिएट डिटरमाइनर्स। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से जो सबसे सटीक होगा उसको भरना है। मेनी टीचर, बहुत सारे टीचर कंप्लेन करते हैं अबाउट देयर स्टूडेंट, अपने स्टूडेंट के बारे में। क्या होगा? दैट डेज, देखिए करते हैं, टीचर्स लगा है, इसका मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस है। करते हैं तो दैट डेज उन दिनों, दोज डेज वे सब दिनों में, दिस डेज इस दिन। यहाँ डेज है, इसका मतलब है प्लूरल है, तो प्लूरल है या तो दोज लगेगा या दिस लगेगा, दैट और दिस तो लगेगा नहीं। और दोज मतलब होता है वे सब, उन दिनों में, और दिस डेज इन दिनों में। तो यहाँ क्या होगा? चूँकि करते हैं, करते थे होते तब उन दिनों होता, करते हैं तो इन दिनों होगा। यहाँ क्या होगा? दीज डेज। मेनी टीचर्स कंप्लेन अबाउट देयर स्टूडेंट दिस डेज। इन दिनों बहुत सारे टीचर अपने स्टूडेंट के बारे में कंप्लेन करते हैं। सही उत्तर क्या होगा? दिस डेज। चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही उत्तर को चुनिए। द पेसिव वॉइस ऑफ रानी राइट्स अ लेटर, यानी रानी राइट्स अ लेटर का क्या होगा? अ लेटर इज रिटेन बाय रानी। द एक्टिव वॉइस ऑफ अ बुक इज बीइंग रीड बाय मी। देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट है मी, तो यहाँ सब्जेक्ट क्या होगा? आई होगा। ठीक है, यहाँ बात कर रहा है बीइंग मतलब क्या हो गया कि ये कौन सा फॉर्म में है? तो ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में है, तो क्या होगा? रीडिंग। और आप जानते हैं आई के साथ एम लगेगा, तो आई एम रीडिंग। फिर क्या बोल रहा? अ बुक, तो क्या रीड कर रहे हैं? अ बुक। सही ऑप्शन हो जाएगा आई एम रीडिंग अ बुक। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ सेंटेंस। मिस्टर जमुना प्रसाद जो हैं वॉकिंग स्टिक का मतलब होता है बूढ़े व्यक्ति जो लाठी लेकर चलते हैं, उसे वॉकिंग स्टिक बोलते हैं। वेन सी स्टेप्स आउट, स्टेप्स का मतलब है जाते हैं, ये ता है ती है वाला वर्ड है, जब वो बाहर जाते हैं। मिस्टर जमुना प्रसाद अ वॉकिंग स्टिक, मिस्टर जमुना प्रसाद के पास एक वॉकिंग स्टिक होता है जब वो बाहर जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। जब वो बाहर जाते हैं, जाते थे होता तो इसमें लिखते हैं कि मिस्टर जमुना प्रसाद के पास एक लाठी होता था जब वो बाहर जाते थे, लेकिन जाते हैं इसका मतलब है कि मिस्टर जमुना प्रसाद के पास एक लाठी होता है जब वो बाहर जाते हैं। तो होता है इसका मतलब है कि प्रेजेंट में है। तो यहाँ ऑप्शन देख लीजिए, प्रेजेंट में कौन कौन है? एक ये है, एक ये है, एक ये है। सी ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो जाएगा क्योंकि वो पास्ट में है। अब देखिए क्या होगा, मिस्टर जमुना प्रसाद है तो जाते हैं में क्या होगा? कैरिंग में देखिएगा तो जा रहे हैं, और कैरिंग जब भी लगेगा उसके साथ एक हेल्पिंग वर्ब लगेगा इज, तो इज कहीं है ही नहीं, तो ये भी गलत हो गया। दूसरा आ गया कैरीज और कैरी। तो जमुना प्रसाद क्या है? तो एक नाम है, और नाम के साथ आपको पता है कि V1 या V5 क्या लगेगा? तो V5 लगेगा। तो कैरी ना होकर क्या होगा? कैरीज होगा। मिस्टर जमुना प्रसाद कैरीज अ वॉकिंग स्टिक व्हेन ही स्टेप्स आउट। सही उत्तर हो जाएगा कैरीज। चलिए अगला प्रश्न है, रवि इज़ नॉट एट होम, रवि घर पर नहीं है। ही डैश आउट प्लेइंग फुटबॉल, वह बाहर में प्लेइंग फुटबॉल खेल रहा है। क्या बोला? रवि इज़ नॉट एट होम, रवि घर पे नहीं है। ही आउट प्लेइंग फुटबॉल, वह बाहर खेल रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, जब प्लेइंग है तो यहाँ पर क्या होगा? आप जान रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब लगेगा। और एक बात और है कि रवि घर पर नहीं है तो वो बाहर खेल रहा है, नहीं है तो खेल रहा है। तो यहाँ पे तो वाज तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि पास्ट नहीं होगा, प्रेजेंट होगा। भी के साथ क्या लगेगा? इज, एम और आर, तो ये आप जानते हैं इज लगेगा। ही इज़ आउट प्लेइंग फुटबॉल। कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? आई हैव मनी। अच्छा बताइए, मेरे पास पैसा होगा तो आपसे हेल्प मांगेंगे? नहीं। हेल्प आपसे कब मांगेंगे? जब मेरे पास पैसा नहीं होगा। कैन यू हेल्प मी। अब देखिए यहाँ हैव लग चुका है, तो ऑप्शन को अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में है हैज़ और हैव। जब एक हैव लग चुका है तो फिर से हैज़ हैव नहीं लगेगा। ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गए। अब 2 ऑप्शन है हम लोगों के पास, आई डू नॉट हैव मनी, आई डज नॉट हैव मनी। मेरे पास पैसे नहीं है, तो डू नॉट या डज नॉट, तो आई के साथ क्या लगेगा?
डू नॉट लगेगा। कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। आई डू नॉट हैव मनी, मेरे पास पैसे नहीं हैं। एंड पोटैटो इज़ एन वेजिटेबल नॉट अ फ्रूट। इसमें देखिए क्या बोल रहा, सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए कह रहा है। देखिए पोटैटो में एन कभी नहीं लगेगा, क्योंकि क्या है, पोटैटो जो है पी से स्टार्ट हो रहा है, तो एन लगाकर ए लगेगा। वेजिटेबल में भी देखिए एन न लगकर क्या लगेगा, ए लगेगा। तो दो जगह एन है, वहाँ पर क्या लगना चाहिए, ए लगना चाहिए। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन। द ब्लैक काउ वर बीइंग चेस बाय द वाइट हॉर्स। इसमें भी क्या करना, आपको सुधार करना है। देखिए ब्लैक काउ, काली गाय, वर कब लगाते हैं, जब प्लूरल फॉर्म होता है। तो सबसे पहले तो यहाँ वर नहीं लगेगा, क्या लगेगा, वाज लगेगा, पहला करेक्शन। बीइंग चेस, जब वाज लगेगा तो चेस कैसे लगेगा, क्योंकि चेस तो प्रेजेंट है। क्या लगेगा यहाँ पर, जब वाज लगेगा तो लगेगा हमारा क्या, चेस्ड, प्लूरल फॉर्म लगेगा, थर्ड फॉर्म लगेगा, बाय द वाइट हॉर्स। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, द ब्लैक काउ वॉज बीइंग चेस्ड बाय वाइट हॉर्स। काली गाय जो है सो, या कह सकते हैं कि वाइट हॉर्स जो है काली गाय का पीछा कर रही है, काली गाय का पीछा किया जा रहा है वाइट हॉर्स के द्वारा। आई वॉज गिवन अ प्राइज बाय द हेड के द्वारा, या कह सकते हैं कि प्रधान के द्वारा, प्रधानाध्यापक जैसे स्कूल में होते हैं वैसे कोई भी प्रधान होगा जो मुख्य होंगे, उनके द्वारा मुझे प्राइज़ दिया गया। तो इस सेंटेंस में कहीं भी जो है सो करेक्शन नहीं होगा, इसलिए इसका ऑप्शन होगा नो करेक्शन। सेंटेंस बिल्कुल सही है। सीता विल कम व्हेन शी फिनिश्ड वर्क। सीता आ जाएगी जब उसका काम खत्म हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि आ जाएगी मतलब अभी आई नहीं है, आएगी, इसका मतलब वो अभी काम कर रही है, जब उसका काम कंप्लीट होगा तब वो आएगी। तो अभी जो काम होता है वो प्रेजेंट टेंस में चल रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देख लीजिए कि सीता विल कम व्हेन सी फिनिश्ड ना होकर क्या होगा, फिनिश, लेकिन सी है तो क्या लगेगा, फिनिश। व्हेन सी फिनिशेज वर्क, क्या हो जाएगा, व्हेन सी फिनिशेज वर्क। सीता विल कम व्हेन सी finishes work. Rearrange the part of the sentence in correct order। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसको अरेंज करके एक सेंटेंस बनाना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेमन इज अ, देखिए क्या होगा सेंटेंस, लेमन इज अ यूजफुल टॉनिक। लेमन इज अ यूजफुल टॉनिक, लेमन एक यूजफुल टॉनिक है। फॉर एनी वन, किसी भी के लिए। विथ कार्डियक प्रॉब्लम, जिसको कैसा प्रॉब्लम है, कार्डियक प्रॉब्लम है, जिसको कार्डियक प्रॉब्लम है उसके लिए लेमन क्या है, यूजफुल टॉनिक है। तो सबसे पहले हमारा क्या आया, पी, फिर आया आर, लेमन इज अ यूजफुल टॉनिक, फिर आया क्यू, फिर आया एस, PRQS। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट है हम लोगों का इट इज़। अच्छा ये भी अरेंज करना है सेंटेंस। देखिए इट इज़ प्रोग्रेशन ऑफ इन्फेक्शन गुड फॉर चेकिंग द, इसका भी क्या हो जाएगा देख लीजिए, इट इज़ गुड फॉर चेकिंग, इट इज़ गुड फॉर चेकिंग द प्रोग्रेशन ऑफ इन्फेक्शन, इट इज़ गुड फॉर चेकिंग द प्रोग्रेशन ऑफ इन्फेक्शन। तो क्या हो गया, सबसे पहले आया पी, फिर आया आर, फिर आया क्यू, फिर आया एस। इट इज़ गुड फॉर, सॉरी पहले एस आया, इट इज़ गुड फॉर चेकिंग द, एस और फिर क्यू, PRSQ। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है द स्टोरी। यहाँ से देखिए आपका किताब का क्वेश्चन शुरू हो गया, इससे पहले आपका ग्रामेटिकल सेक्शन था। देखिए 40 में से 22 क्वेश्चन हो चुके हैं और इधर जो आपका 18 क्वेश्चन बच रहा है, मात्र 18 क्वेश्चन ही आपकी किताब से पूछा जाएगा। द स्टोरी द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी इज़ रिटेन बाय, पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी जो स्टोरी है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो आपको पता होगा इसके राइटर हैं ऑप्शन ए खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह से ग्रैंडफादर पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द, खुशवंत सिंह के जो पिताजी थे उनका जो पोर्ट्रेट था वो कहाँ लटका हुआ था, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, बाथरूम में या स्टडी रूम में। तो सही उत्तर होगा ड्राइंग रूम, सही उत्तर क्या है, ड्राइंग रूम में।
खुशवंत सिंह ग्रैंडफादर वाज एन ओल्ड मैन। खुशवंत सिंह के जो पिताजी थे, जो ग्रैंडफादर थे, दादाजी जो थे, वो एक बूढ़े व्यक्ति थे। हु यूज टू वियर, जो पहना करते थे जीन्स, भैया जीन्स तो पहनेंगे नहीं। बिग टर्बन, ट्राउजर या नन ऑफ द एबव, तो सही उत्तर होगा बिग टर्बन। टर्बन का मतलब होता है पगड़ी। खुशवंत सिंह के दादाजी पगड़ी पहना करते थे, बड़ी पगड़ी। वॉट वुड खुशवंत सिंह एंड हिज ग्रैंड मदर फीड द विलेज डॉग विथ। खुशवंत सिंह और उसकी दादी जो थी वो गांव के कुत्तों को फीड करती थी, भोजन खिलाती थी। क्या खिलाती थी? बोन्स, हड्डियाँ, ब्रेड, रोटी, मीट या चपाती। सही उत्तर होगा चपाती। क्या खिलाते थे? चपाती खिलाते थे वे लोग। ग्रैंड मदर बिलीव्ड, द ग्रैंड मदर बिलीव्ड दैट द एजुकेशन शुड बी। दादी जो थी वो किस बात पे बिलीव करती थी कि जो शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? रिलीजन बेस्ड, धार्मिक आधार पर, कंप्यूटर बेस्ड, आइडिया बेस्ड या फैक्ट बेस्ड। तो सही उत्तर होगा रिलीजन बेस्ड। दादी का मानना था कि जो एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए वह धर्म के आधार पर होना चाहिए। हु इज़ द ऑथर ऑफ द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हाउस। इस कहानी के लेखक कौन है? एजे क्रॉनिन, विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम शेक्सपियर या विलियम शैरोयन। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा विलियम शैरोयन, ऑप्शन डी। व्हाट वर द हॉलमार्क ऑफ गैरोग्लेनियन ट्राइब। गैरोग्लेनियन ट्राइब जो थे, जो जनजाति थी, उसका हॉलमार्क, पहचान चिन्ह क्या था? ट्रस्ट, विश्वास, ऑनेस्टी, ईमानदारी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। विश्वास और ईमानदारी उसके पहचान चिन्ह थे। किनके? गैरोग्लेनियन ट्राइब के पहचान चिन्ह थे। हु वॉज द ट्रू ऑनर ऑफ द वाइट हॉर्स। वाइट हॉर्स का ट्रू ऑनर, वास्तविक में मालिक कौन था? ऑप्शन ए, जॉन बायरो। चलिए, एट वॉट टाइम डिड आराम एंड मुराद राइड द हॉर्स। आराम और मुराद जो थे वो घोड़ा कब राइड करते चलाते थे? तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा आपका अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह के टाइम पे वे लोग हॉर्स राइड करते थे। व्हाट वाज मुराद डिजायर। मुराद की ख्वाहिश क्या थी, उसकी इच्छा क्या थी? तो ऑप्शन होगा इसका सी, टू राइड अ हॉर्स। उसकी इच्छा थी, उसका डिजायर था क्या? घोड़ा चलाना। द ऑथर ऑफ द स्टोरी वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी, दो बार हो गया इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। इस कह सकते स्टोरी के राइटर कौन हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। ये दोनों क्या हैं? इस स्टोरी के राइटर हैं। द नरेटर एंड हिज वाइफ, लेखक और उसकी पत्नी स्पेंड 16 ईयर, 16 साल बिता दिए टू इम्प्रूव देयर, किस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए वे लोग 16 साल का समय बिताए थे? सी फेयरिंग स्किल, राइटिंग स्किल, लिसनिंग स्किल या नन ऑफ दीज। सही उत्तर होगा सी फेयरिंग स्किल। इसके लिए उन्होंने, लेखक और लेखक की पत्नी ने 16 साल जो है सो लगाया था। 200 ईयर्स एगो, 200 साल पहले, द वर्ल्ड वॉयज वाज मेड बाय, पूरी दुनिया का जो है सो चक्कर जो लगाया गया था समुद्री जहाज़ के माध्यम से, वो कौन थे? कैप्टन जेम्स कुक, कोलंबस, वास्को डी गामा, नन ऑफ दीज। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कैप्टन जेम्स कुक। व्हाट वाज द नेम ऑफ द अथर्स बोट। अथर्स बोट, लेखक का जो बोट था जिससे वो यात्रा कर रहे थे, उस बोट का नाम क्या था? टाइटैनिक, ब्यूटीफुल बोट, वेव वॉकर या वॉयगर। सही उत्तर इसका हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन सी, वेव वॉकर। क्या नाम था बोट का? वेव वॉकर। द लेंथ ऑफ द वेव वॉकर वाज, वेव वॉकर की लंबाई कितनी थी? लंबाई थी 23 मीटर, 23 मीटर। हु वाज द पोएट ऑफ द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन। द वॉइस ऑफ द रेन जो पोएम है उसके राइटर कौन है, उसके पोइट कौन है, कवि कौन है उस पोएम को लिखने वाले? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? देख लीजिए, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, वॉल्ट विटमैन। सही उत्तर क्या होगा? वॉल्ट विटमैन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का 39 नंबर। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द फ्रेज पोएम ऑफ अर्थ। पोएम ऑफ अर्थ का मीनिंग, उसका अर्थ, मतलब क्या है? तो देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेन गिव्स द सेम प्लेजर। वर्षा जो है सो वही खुशी देती है, टू अर्थ, पृथ्वी को वही खुशी देती है, एज द पोएम गिव्स टू ह्यूमन, जो कविता इंसानों को देती है।
कविता से मनुष्य जितना खुश होते हैं, वर्षा से पृथ्वी भी उतनी ही खुश होती है। यही अर्थ है पोयम ऑफ अर्थ का। नेक्स्ट है व्हाट वाज स्ट्रेंज, ऐसा अनोखा क्या था, टू टेल इन द पोयम, जो कविता में कहा गया है, ऐसा अनोखी बात क्या कविता में कही गई है। कौन सी कविता? द वॉइस ऑफ द रेन, वर्षा की आवाज़ नामक जो कविता है द वॉइस ऑफ द रेन, इसमें अनोखी बात क्या थी? ऑप्शन देख लीजिए। द रेन रिप्लाइड टू द पोइट्स क्वेश्चन, द पोइट वाज टॉकिंग टू द रेन, इट वाज रेनिंग इन विंटर, द रेन वाज सॉफ्टर देन यूजुअल। देखिए ऑप्शन क्या है, द रेन रिप्लाइड टू पोइट्स क्वेश्चन, जो है सो वर्षा कवि के सवालों का जवाब दे रही थी। द पोइट वाज टॉकिंग टू द रेन, कवि जो है सो वर्षा से बात कर रहे थे। बिल्कुल, ये तो नॉर्मल सी बात है, कोई भी वर्षा से बात कर सकते हैं। लेकिन ऑप्शन ए जो है, बारिश जवाब दे रही थी कवि की बातों का, ये बहुत अनोखी बात है कि बारिश कैसे जवाब दे सकती है। तो ये अनोखी बात जो है सो, इस अनोखी बात का चित्रण किया गया इस कविता में। तो यहाँ आपका जो है सो वीडियो समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, और ये भी बताइए कि सेट 2 का वीडियो क्या बनाया जाए इसी तरह का या फिर छोड़ दिया जाए। तो चलिए, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।